ईश्वर की शपथ लेता हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। जी हाँ, यही है उपराष्ट्रपति के पद की शपथ। इसमें मैं और ईश्वर के बीच अभी तक 14 उपराष्ट्रपतियों के नाम दर्ज हो चुके हैं। उपराष्ट्रपति जो भारतीय गणराज्य में दूसरा सबसे बड़ा सर्वोच्च दायित्व है। अगर इस पद पर रहते हुए किसी भी कारण के चलते उपराष्ट्रपति को इस्तीफा देना पड़ जाए तो 60 दिन के भीतर भीतर नए उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कराना पड़ता है। भारत में उपराष्ट्रपति का चुनाव राष्ट्रपति के चुनाव से थोड़ा सा अलग है, लेकिन दिलचस्प है। इसे सरल भाषा में सहज तरीके से हमें और आपको सबको समझना चाहिए कि आखिर संविधान में क्या है उपराष्ट्रपति का विधान। उपराष्ट्रपति भारत में संवैधानिक व्यवस्था की दूसरी सबसे बड़ी कड़ी है। वो राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में देश के राष्ट्रपति की भूमिका का निर्वाहक है। संसद के उच्च सदन राज्यसभा का सभापति भी है। देश में उपराष्ट्रपति की भूमिका कितनी क्या होती है, उसका चुनाव कैसे होता है, इसे लेकर देखते हैं ये रिपोर्ट। देश में उपराष्ट्रपति की भूमिका कितनी अहम होती है, इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि संविधान में व्यवस्था है कि उपराष्ट्रपति का पद खाली होते ही भारत का निर्वाचन आयोग 60 दिन के भीतर नए उपराष्ट्रपति का चुनाव कराएगा। आपको बता दें कि उपराष्ट्रपति पद खाली होते ही निर्वाचन आयोग हरकत में आ जाता है। चुनाव की तैयारियां तेज हो जाती हैं, तारीख तय होती है, उम्मीदवारों के नाम आते हैं, नाम के साथ प्रस्तावक आते हैं, अनुमोदक आते हैं, फिर वो तारीख आती है जब उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए संसद के ही किसी कक्ष में बूथ बनाकर बैलेट पेपर से वोट होता है। उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार किसी पार्टी का उम्मीदवार सिद्धांततः नहीं होता, बल्कि वो पार्टी के परे देश के नागरिक के तौर पर चुनाव में भाग लेता है। हालांकि पार्टियां उसे अपना अपना समर्थन जरूर देती हैं। राज्यसभा के 250 और लोकसभा के 543 सदस्य यानी कुल मिलाकर 793 सांसदों को निर्वाचक मंडल कहा जाता है, जो इस चुनाव में वोट डालते हैं। हर निर्वाचक यानी सांसद के वोट का मूल्य बराबर होता है। मोटे तौर पर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में फर्क इतना ही होता है कि राष्ट्रपति के चुनाव में विधान परिषद के सदस्यों को छोड़ विधानसभाओं के सदस्य यानी एमएलए भी वोट डालते हैं, जबकि उपराष्ट्रपति के चुनाव में विधानसभा या विधान परिषद के सदस्य वोट नहीं डालते। दूसरी मोटी बात, राष्ट्रपति के चुनाव में राज्यसभा में नॉमिनेटेड सदस्य वोट नहीं डालते, जबकि उपराष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य वोट करते हैं। तीसरी मोटी बात, उपराष्ट्रपति का चुनाव ऐसा कोई भी व्यक्ति लड़ सकता है जो संविधान में दी गई सामान्य योग्यताएं पूरी करता हो और लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य न हो। अगर वो दोनों में से किसी भी सदन का सदस्य है तो उसके उपराष्ट्रपति का पदभार ग्रहण करने के बाद चुनाव आयोग संसद सदस्य के रूप में उनकी खाली सीट पर जल्द से जल्द चुनाव कराकर खाली सीट को भरता है। अनुच्छेद 68 खंड 2 संविधान का यही वो प्रावधान है जिसके तहत उपराष्ट्रपति के इस्तीफे के बाद उनके
दोबारा निर्वाचन का विधान किया गया है। इसी विधान का पालन करते हुए चुनाव आयोग हरकत में आ गया है। जैसे ही गृह मंत्रालय ने 22 जुलाई 2025 की अपनी राजपत्र अधिसूचना SO 3354E के माध्यम से उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ के इस्तीफे को अधिसूचित किया, वैसे ही भारत के निर्वाचन आयोग ने भी अगले उपराष्ट्रपति को लेकर अपनी तैयारियों की सूचना देश को दे दी। आपको बता दें कि भारत के निर्वाचन आयोग को अनुच्छेद 324 के तहत उपराष्ट्रपति के पद के लिए निर्वाचन कराने का अधिकार प्राप्त है। उपराष्ट्रपति के पद के लिए निर्वाचन राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति चुनाव अधिनियम 1952 और उसके तहत बनाए गए नियमों यानी राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति निर्वाचन नियमावली 1974 द्वारा नियंत्रित कर इसे संपन्न कराया जाता है। जाहिर है कि इसी को लेकर भारत निर्वाचन आयोग ने उपराष्ट्रपति निर्वाचन 2025 से संबंधित तैयारियां पहले से ही शुरू कर दी हैं। जाहिर है इसके लिए निर्वाचन आयोग को निर्वाचक मंडल की तैयारी के साथ साथ रिटर्निंग ऑफिसर और सहायक रिटर्निंग ऑफिसर के नाम तय करने होंगे, चुनाव के लिए जगह तय करनी होगी, तारीख तय करनी होगी और यहाँ तक कि नतीजों की तारीख भी तय करनी होगी। इस पूरे प्रोग्राम के साथ शुरू होगा उपराष्ट्रपति चुनाव के नामांकन का काम। इसमें हर उम्मीदवार को 20 प्रस्तावकों और 20 अनुमोदकों के साथ चुनाव आयोग के सामने पेश होना होगा और इसी के साथ शुरू हो जाता है चुनाव प्रचार का सिलसिला। हालांकि इस पूरे चुनाव में अधिकतम मतदाताओं की संख्या पूरे 800 भी नहीं है, इसलिए सीमित प्रचार के जरिए प्रत्याशी अपने चुनाव प्रचार को आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि हमने पहले ही बताया कि उपराष्ट्रपति का प्रत्याशी किसी पार्टी का सदस्य नहीं होगा। हाँ, वो पार्टी समर्थित जरूर हो सकता है। उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ने की योग्यता क्या होती है, तो ये सामान्य ज्ञान का वो सवाल है जिसे आमतौर पर भारतीय जानते हैं कि उसे भारत का नागरिक होना चाहिए, वो 35 साल की उम्र पूरी कर चुका हो, राज्यसभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित होने के लिए योग्य हो, भारत सरकार, राज्य सरकार या किसी अधीनस्थ स्थानीय प्राधिकरण के अधीन किसी लाभ के पद पर न हो। अगर कोई उम्मीदवार इस योग्यता को पूरी करता है तो शुरू होता है उपराष्ट्रपति का चुनाव। इसके लिए भारत का चुनाव आयोग उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव संपन्न कराता है। उपराष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा के 543 और राज्यसभा के 250 सदस्य, जिनमें राज्यसभा के 12 मनोनीत यानी कुल मिलाकर 793 सांसद वोट डालते हैं, जिसमें हर सांसद के वोट का मूल्य बराबर होता है। उपराष्ट्रपति के चुनाव को लेकर एक मोटी सी बात यह है कि इसमें लोकसभा और राज्यसभा के सभी सांसद हिस्सा लेते हैं, जिनमें मनोनीत सदस्य भी शामिल हैं। लेकिन इसमें भी कुछ ऐसे नियम हैं जिन्हें समझने के लिए आपको इसका गणित समझना जरूरी है। उपराष्ट्रपति के चुनाव में जो समझने वाली बात है उसे कहा जाता है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, यानी एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली। इसका सीधा सा मतलब होता है कि एक सांसद बैलेट पेपर में शामिल नामों में से पहला वोट उसे देता है जिसे वो उपराष्ट्रपति के तौर पर देना चाहता है। बैलेट के अगले कॉलम में प्रत्याशी सूची में बैलेट पर लिखे बाकी उम्मीदवारों के नाम होते हैं। दूसरी वरीयता के तौर पर अगर वो किसी प्रत्याशी को वोट देना चाहता है तो उस प्रत्याशी के सामने लिखे नंबर को इस वरीयता के कॉलम में लिख देता है। यानी सांसद उम्मीदवारों को वरीयता क्रम में वोट करते हैं। हर मतदाता को अपनी पहली पसंद के उम्मीदवार के नाम के आगे 1 अंकित करना होता है। फिर वे अपनी पसंद के क्रम में अन्य उम्मीदवारों के आगे 2, 3 या 4 आदि लिख सकते हैं। संख्याएं अंकों में लिखनी होती हैं, या तो भारतीय अंकों में या रोमन अंकों में या फिर किसी भारतीय भाषा में।
लेकिन यह शब्दों में नहीं होनी चाहिए। अब वोट काउंटिंग के समय जिस प्रत्याशी को मतदाता ने सबसे पहले वोट दिया होता है, प्रत्याशी अनुसार वोटों को गिना जाता है। इन वोटों को जोड़कर 2 से भाग दे दिया जाता है और भागफल में 1 जोड़ दिया जाता है। यदि इस तरह से किसी प्रत्याशी को मिले वोट की संख्या जिताऊ वोट या उसके पार चली जाती है तो उसे विजयी घोषित कर दिया जाता है। अब यदि किसी भी प्रत्याशी को जिताऊ वोट न मिल सके तो उस प्रत्याशी को जिसे सबसे कम वोट मिले हों उसे निर्वाचन से बाहर कर दिया जाता है। अब निर्वाचन से बाहर किए गए उम्मीदवार को मिले दूसरी वरीयता के वोट प्रत्याशियों को हस्तांतरित कर दिए जाते हैं और हस्तांतरित होने के बाद वोटों की गिनती एक बार फिर से की जाती है। इस दूसरे राउंड में अगर कोई प्रत्याशी जिताऊ वोट हासिल कर लेता है तो उसे विजयी घोषित कर दिया जाता है। अगर दूसरे राउंड में भी कोई प्रत्याशी जीत हासिल न कर सके तो तीसरे राउंड में ऐसे दूसरे एक और प्रत्याशी को रेस से बाहर कर दिया जाता है जिसके पास अब भी सबसे कम वोट हैं और उसे मिले कुल वोट में जिन प्रत्याशियों को दूसरी वरीयता पर वोट दिया गया है उन वोटों को उन प्रत्याशियों की वोट में जोड़ दिया जाता है। और ये सिलसिला तब तक जारी रहता है जब तक किसी प्रत्याशी को जिताऊ वोट न मिल जाए। निर्वाचन कराए जाने और मतों की गणना कराए जाने के बाद निर्वाचन अधिकारी निर्वाचन का परिणाम घोषित करता है। वो इसकी जानकारी विधि और न्याय मंत्रालय और भारत सरकार के निर्वाचन आयोग को देता है, जिसे केंद्र सरकार राजपत्र में उपराष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित व्यक्ति का नाम प्रकाशित कराती है। इस पूरे चुनाव में एक और शब्द है जिसे कहते हैं कोटा। दरअसल उपराष्ट्रपति के चुनाव में कोटा हासिल करने का मतलब होता है जिताऊ वोट। मसलन लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में कुल वोटों की अधिकतम संख्या 793 है, तो इसे 2 से भाग देकर इसमें 1 जोड़ देने से जो आएगा वो है कोटा। यानी अगर 793 सांसद वोट डालते हैं तो कोटा होगा 793 भाग 2 जमा 1 बराबर 397। यानी किसी उम्मीदवार को जीतने के लिए कम से कम 397 वोट चाहिए होंगे। इसलिए सरल होने के बाद भी इसमें थोड़ा गणित का हिसाब किताब लगाना पड़ता है और कई ऐसे मौके भी आ सकते हैं जब इसका हिसाब कई बार लगाना पड़ सकता है। भारत का निर्वाचन आयोग 15वें उपराष्ट्रपति के चुनाव को लेकर पूरी तरह से तैयार है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन से लेकर जगदीप धनखड़ तक भारत के कौन कौन नागरिक उपराष्ट्रपति के रूप में अपनी सेवाएं दे चुके हैं, आइए डालते हैं एक नज़र उपराष्ट्रपतियों की इस टाइमलाइन पर। अभी तक देश में 14 उपराष्ट्रपति सेवाएं दे चुके हैं। इनमें से ज्यादातर ने अपने कार्यकाल को पूरा किया, मगर 14वें उपराष्ट्रपति ने 21 जुलाई 2025 को स्वास्थ्य कारणों से अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। दरअसल ये सफर देश के पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन से शुरू हुआ था। इस सफर में अभी तक जो उपराष्ट्रपति अपनी सेवाएं दे चुके हैं उनमें सबसे पहला नाम भी है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का, जिनका कार्यकाल 13 मई 1952 से लेकर 12 मई 1962 तक रहा। दूसरे उपराष्ट्रपति का नाम है डॉक्टर जाकिर हुसैन, जिनका कार्यकाल 13 मई 1962 से लेकर 12 मई 1967 तक रहा। तीसरे उपराष्ट्रपति का नाम है वीवी गिरी, जिनका कार्यकाल 13 मई 1967 से लेकर 3 मई 1969 तक रहा। चौथे राष्ट्रपति का नाम गोपाल स्वरूप पाठक, इनका कार्यकाल 31 अगस्त 1969 से लेकर 30 अगस्त 1974 तक रहा। पांचवें राष्ट्रपति का नाम है बीडी जत्ती, आपका कार्यकाल 31 अगस्त 1974 से लेकर 30 अगस्त 1979 तक रहा।
छठवें उपराष्ट्रपति का नाम है एम हिदायतुल्लाह। आपका कार्यकाल 31 अगस्त 1979 से लेकर 30 अगस्त 1984 तक रहा। सातवें उपराष्ट्रपति का नाम है आर वेंकट रमन। आपका कार्यकाल 31 अगस्त 1984 से लेकर 24 जुलाई 1987 तक रहा। आठवें उपराष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा रहे। आपका कार्यकाल 3 सितंबर 1987 से 24 जुलाई 1992 तक रहा। नौवें उपराष्ट्रपति के आर नारायणन रहे। आपका कार्यकाल 21 अगस्त 1992 से लेकर 24 जुलाई 1997 तक रहा। 10वें राष्ट्रपति कृष्णकांत रहे। आपका कार्यकाल 21 अगस्त 1997 से लेकर 27 जुलाई 2002 तक रहा। 11वें उपराष्ट्रपति भैरव सिंह शेखावत, जिनका कार्यकाल 19 अगस्त 2002 से 21 जुलाई 2007 तक रहा। 12वें राष्ट्रपति एम हामिद अंसारी। आपका कार्यकाल 11 अगस्त 2007 से लेकर 10 अगस्त 2017 तक। 13वें उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, जिनका कार्यकाल 11 अगस्त 2017 से 10 अगस्त 2022 तक रहा। 14वें उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, जो 11 अगस्त 2022 से लेकर 21 जुलाई 2025 तक भारत के उपराष्ट्रपति रहे, जिन्होंने स्वास्थ्य कारणों के चलते अनुच्छेद 67A का इस्तेमाल करते हुए राष्ट्रपति को अपने पद से त्यागपत्र दे दिया, जिसके बाद भारत के निर्वाचन आयोग ने 15वें उपराष्ट्रपति के चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी। भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति के पद की व्यवस्था अनुच्छेद 63 से 73 में की गई है। आइए जानते हैं कुछ प्रमुख अनुच्छेद जो संविधान में उपराष्ट्रपति की स्थिति को स्पष्ट करते हैं। संविधान में उपराष्ट्रपति का विधान क्या है, इसके बारे में क्या कहता है संविधान? भारतीय संविधान उपराष्ट्रपति के पद, चुनाव, कार्यकाल और हटाने की प्रक्रिया को विस्तृत रूप से परिभाषित करता है। भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति के पद की व्यवस्था कुछ अनुच्छेदों में की गई है। जैसे अनुच्छेद 63 में कहा गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के बाद दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक पद है, जो राज्यसभा का पदेन सभापति भी होता है। संविधान इन अनुच्छेदों में उपराष्ट्रपति की स्थिति को स्पष्ट करता है। वो अनुच्छेद 63 में भारत के उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान करता है। संविधान अनुच्छेद 64 में उपराष्ट्रपति को राज्यसभा का पदेन सभापति बनाता है। संविधान अनुच्छेद 66 में उपराष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया का जिक्र करता है। संविधान अनुच्छेद 67 में उपराष्ट्रपति के कार्यकाल, इस्तीफे और पद से हटाए जाने से संबंधित है। संविधान का अनुच्छेद 68 उपराष्ट्रपति के पद में रिक्ति को भरने के लिए चुनाव कराने से संबंधित है। अनुच्छेद 69 ये उपराष्ट्रपति की शपथ से संबंधित है। अनुच्छेद 70 ये इमरजेंसी में राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करने से संबंधित है। और संविधान का अनुच्छेद 71 जो राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवादों से संबंधित है। ये वो अनुच्छेद हैं जिनमें उपराष्ट्रपति की स्थिति को स्पष्ट करने के लिए स्पष्ट व्यवस्था दी गई है और की गई है। चुनाव लोकतंत्र का प्राण होते हैं। आज़ादी के बाद से ही निर्वाचन आयोग ने इन्हें फ्री एंड फेयर कराने का संकल्प लिया। हालांकि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव में लोग सीधे हिस्सा नहीं लेते हैं, लेकिन देश के सर्वोच्च पदों पर बैठे लोगों का चुनाव किस तरह से होता है, इसे जानना किसी आम चुनाव से भी ज़्यादा ज़रूरी है। आज के एपिसोड में हमने समझा कि कैसे होता है उपराष्ट्रपति का चुनाव। अगले हफ्ते फिर होंगे हाजिर एक और नए फ्रेज के साथ। आप बने रहिए संसद टीवी के साथ।
दस्तक टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।